स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, आज का प्रोग्राम शुरू करते हुए हम सभी सुखासन की स्थिति में बैठेंगे। अपने चश्मे उतार लीजिए। अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाते हुए बिल्कुल आराम से अपनी गोदी में रख लें और अपनी आंखों को बिल्कुल कोमलता से बंद कर लें। जो सुखासन में नहीं बैठ पा रहे हैं वे अपने पांव लंबे करके क्रॉस कर सकते हैं। अगर सोफा या चेयर पर बैठे हैं तो भी हम धरती पर पांव रखते हुए क्रॉस करके बैठ सकते हैं। आंखें बंद, दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए और पांव क्रॉस। ये ध्यान की अवस्था है, आनापानसति ध्यान। जब हम इस तरह से बैठते हैं, हमारे आंखों के माध्यम से जो 80% ऊर्जा बाहर निकलती है वो हमारे अंदर ही समाहित होती है। हमारे हाथों के माध्यम से 10%, हमारे पाँव के माध्यम से 10%। इस तरह ये पूरी ऊर्जा ध्यान के माध्यम से हम अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स कर लें। शरीर के अंदर कोई खिंचाव या तनाव न हो, पूरी तरह से रिलैक्स। अपनी नेचुरल प्राकृतिक सांसों के साथ स्वतः चलती हुई सांसें, सांसों के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं। जैसी सांसें चल रही है वैसी ही सांसों के साथ मन का इधर उधर जाना स्वाभाविक है, क्योंकि एक दिन में 65,000 से 70,000 विचार प्रतिदिन हमारे मस्तिष्क में घूमते हैं। विचारों का आना चलता रहेगा। हमें अपना ध्यान विचारों से हटाकर अपनी सांसों पर लगाना है। स्वतः चलती हुई सांसें, सांसें आ रही है और सांसें जा रही है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के साथ एकाग्र कर लें। अपनी सांसों के साक्षी बने। अपनी सांसों से दोस्ती करें। सांसें ही हमारी गुरु है। पूरा ध्यान अपनी आती हुई जाती हुई सांसों पर। संगीत सुनते हुए हम अपनी सांसों के साथ जुड़कर अपने अंदर की यात्रा की ओर अग्रसर होंगे।
3 मिनट्स और फ्रेंड्स, पूरी तरह से अपनी श्वासों के साथ रहेंगे। सिर्फ 3 मिनट और। अपनी अंदर आती हुई श्वासें, बाहर निकलती हुई श्वासों के साथ दोस्तों। सिर्फ 2 मिनट और। सिर्फ अपनी श्वासों के साथ श्वासों के आवन और जावन को साक्षी भाव बनकर देखते रहेंगे। श्वासों के साथ कोई छिड़खानी नहीं करनी दोस्तों। हमारी सहज, सरल, स्वाभाविक, प्राकृतिक श्वासों के साथ हमें रहना है। पूरी सजगता के साथ 1 मिनट और अपनी श्वासों के साथ रहें। सिर्फ 4 मिनट और अपनी श्वासों के साथ दोस्तों। और 4 मिनट हम ध्यान करेंगे। सिर्फ 30 सेकेंड्स। सिर्फ 30 सेकेंड्स अपनी श्वासों के साथ रहें। ट्वेंटी सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1 0। अपने दोनों हाथों को खोलेंगे, दोनों हथेलियों को कोमलता से बंद आंखों पर रखेंगे दोस्तों 5 सेकेंड्स के लिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आराम से कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे, बड़े प्यार से अपनी आंखें खोलेंगे अपना समय लेते हुए। फ्रेंड्स, हमारे साथ हमारे मास्टर, सीनियर मास्टर मंजू जी हैं कोलकाता से, जो आज हमारा आखिरी प्रिंसिपल पे हमसे डिस्कस करेंगी, हमें उसके बारे में बताएंगी। तो मैं मंजू जी को वेलकम करती हूँ। मंजू जी, वेलकम मंजू हाँ, जी, वेलकम थैंक यू फ्रेंड्स। टिंकू, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। आज हम लोग, हमारा 18 प्रिंसिपल्स का आखिरी दिन है, लास्ट प्रिंसिपल है। आज का सूत्र है हमारा, ध्यान के अनुभव और आध्यात्मिक परिवर्तनों को अवश्य ही प्रकाशित करें। इस विषय के बारे में बात करने के पहले एक बार हम लोग फिर से हमारे जो 18 सूत्र है उन पर एक बार हम लोग रोशनी डालेंगे, चर्चा करेंगे उनके बारे में। हमारा सबसे पहला सूत्र है सही तरीके से ध्यान करना। ध्यान करने की एकमात्र सही पद्धति है आनापानसति ध्यान। इस ध्यान के दौरान कोई कठिन आसन नहीं है, कोई प्राणायाम नहीं है, सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक होना है, आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ। दूसरा हमारा है सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना, सभी मास्टर्स की जीवनी को पढ़ना। इसके अलावा जो हमारे मास्टर्स हैं, ओशो, लोब्सांग रामपा, कास्टानेडा, जेन रॉबर्ट्स, एनी विसेंट, लिडा गुडमैन, दीपक चोपड़ा, सिल्विया ब्राउन, टोरकाम, परमहंस योगा, मास्टर रामा, इन सब किताबों को पढ़ना। ध्यान से रिलेटेड जो भी किताबें हैं उनके बारे में हम जानेंगे तो हम गहराई से इस विषय को समझ पाएंगे। नंबर 3 है हमारा, रुचि रखने वाले सभी लोगों के साथ ध्यान और आध्यात्मिक अनुभवों का आदान प्रदान करना। जब हम किसी विषय में रुचि रखते हैं तो हम वैसे ही लोगों को खोजते हैं ताकि हम अपने मन की बात उनके साथ शेयर कर सकें। इसी तरह जब हम ध्यान और अध्यात्म की बातें होती है तो हमें उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना अच्छा लगता है जो कि हमारे मन की बातों को समझ सके, हमारे ध्यान के हुए अनुभवों को सुन सके, अपने ध्यान के हुए अनुभव को हमें बता सके और उस विषय पर चर्चा कर सके, तो हमें वो समय बहुत अच्छा लगता है। नंबर 4 है हर दिन मौन में रहना, ज्यादा से ज्यादा समय बिताना। क्योंकि अगर हम संसार में सुख दुख का अनुभव करते हैं तो उसके साथ जरूरी है कि हम अपने अंदर रहें, अपने आप के साथ रहें, अपने हमारे अंदर की जो मौन मौन है। क्योंकि हम जब ध्यान में उतरते हैं हमें अपने अंदर के मौन से ही हमारा सामना होता है और वही हमें सबसे ज्यादा शांति सुख का एहसास होता है, एक ब्लिसफुलनेस का एहसास होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय मौन में बिताएं ताकि हम अनर्गल बातों से हमें छुटकारा मिले। नंबर 5वां है पूर्णिमा की रात को गहन ध्यान के लिए उपयोग करना। पूर्णिमा की रात ध्यान की ऊर्जा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्णिमा की रात को अगर ध्यान करते हैं तो हमें ध्यान के माध्यम से जो एनर्जी प्राप्त होती है वो पूर्णिमा की रात अगर हम ध्यान करते हैं तो हमें 3 गुना ज्यादा एनर्जी मिलती है। नंबर 6 है पिरामिड ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करना। पिरामिड ऊर्जा, जिस तरह पूर्णिमा ऊर्जा हमें 3 गुना एनर्जी देनी है, उसी तरह पिरामिड ऊर्जा भी हमें 3 गुना अधिक ऊर्जा देती है। हमारे पत्री सर ने सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड्स के बारे में पढ़कर, साइंस के बारे में पढ़कर आज इस साइंस को घर घर तक पहुंचा दिया है और अनेकों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं।
तो घर पर पिरामिड, स्कूलों में पिरामिड, गौशाला में पिरामिड, आप पेड़ पौधों के ऊपर पिरामिड, सब जगह पिरामिड का उपयोग कर सकते हैं। पिरामिड का उपयोग करने से हमें चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। नंबर 7 है हमारा दवाइयां और डॉक्टरों पर मानसिक निर्भरता छोड़कर स्वयं की ऊर्जा से अपनी चिकित्सा करना। अर्थात जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान से मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर सहस्त्रार के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे अंदर के ब्लॉकेज को खत्म करती है, हमारे रक्त प्रवाह को हमारी नाड़ियों में सुचारू रूप से चलने में मदद करती है, हमारे जो इमोशनल ब्लॉकेट है उनको वो खत्म करती है, हमें मानसिक रूप से तैयार करती है और शारीरिक स्वस्थता की ओर हमें आगे बढ़ाती है। तो इस तरह से हमारी दवाइयां और डॉक्टरों से हमें छुटकारा मिलता है। नंबर 8 है मांसाहारी मछली, अंडे आदि का सेवन न करें, शाकाहारी होवें, जरूरत के अनुसार ही खाएं। तो दोस्तों, हर पशु पक्षी जानवर, उनके अंदर भी वही आत्मा है जो हमारे अंदर आत्मा है। हम मनुष्य जन्म के पहले पेड़ पौधों के रूप में जन्म लेते हैं, जानवरों के रूप में जन्म लेते हैं और वही आत्मा आगे चलकर एक मनुष्य के रूप में जन्म लेती है। इसीलिए हमें किसी भी पशु पक्षी और जानवरों को मारकर उनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि हम एक आत्मा पर ही चोट पहुंचा रहे हैं। नंबर 9, शुद्ध प्रकृति में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना, जंगल, घास के मैदान, नदी के किनारे, पहाड़। शुद्ध प्रकृति भी हमें 3 गुना अधिक एनर्जी देती है। अगर हम ध्यान नहीं भी करते हैं, हम ऐसे भी शुद्ध प्रकृति के साथ तालमेल रखते हैं, वहां जाते हैं, तब भी हमारा मन कितना शांत और प्रफुल्लित हो जाता है। तो जब हम उस नेचर के साथ बैठ के ध्यान करते हैं तो आप सोचिए हमें किस प्रकार की अद्भुत शांति प्राप्त होगी। तो नेचर को अपने जीवन में प्रतिदिन जोड़ना बहुत आवश्यक है। नंबर 10, कोई भी धार्मिक वस्त्र या चिन्ह धारण नहीं करना। किसी भी आध्यात्मिक या धार्मिक वस्त्र की शरीर के किसी भी अंग पर कोई भी धार्मिक चिन्ह की या कोई धार्मिक अनुष्ठान की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब हम पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो जाते हैं, ध्यान से जुड़ जाते हैं, तो ये सारी बातें, ये सारा विस्डम हमारे अंदर से अपने आप निकलने लगता है और हम अपने आप ही इन सब चीजों से दूर हो जाते हैं। तो जो गेरुआ वस्त्र है या मालाएं हैं, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। नंबर 12, गुरु की तरह रहें। नंबर 11, बच्चों को उनके प्रारंभिक बाल्य अवस्था से ही ध्यान प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। छोटे बच्चे नींव होते हैं, उनकी नींव होती है, उस समय बनती है उनके जीवन की ही, और आगे समाज में भी वे अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे जब वो बड़े होते हैं तो हमारा समाज उन्हीं के द्वारा विकसित होता है। तो जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल की उम्र के बच्चों को 5 मिनट ध्यान कराना चाहिए, 6 साल की उम्र के बच्चों को 6 मिनट ध्यान कराना चाहिए। उन बच्चों को शुरू से ही, बचपन से ही प्रोत्साहन देना चाहिए ध्यान के लिए। उनके लिए हमारे घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि माँ बाप ध्यान करें, ध्यान की किताबें पढ़ें, ध्यान के बारे में बातें हो, तो बच्चे स्वतः ही उस रास्ते पर अपने आप चलने लगते हैं। नंबर 12, गुरु की तरह रहें, चेले की तरह नहीं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी सांसें हमारी गुरु है और अपनी सांसों से जुड़कर हम अपने आप गुरु बन जाते हैं। अच्छा बुरा भला
सब हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है, क्योंकि ध्यान के द्वारा जो हमारे अंदर एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, जो ज्ञान मिलता है, उससे हमारा विस्डम निखार आने लगता है और हमें हमेशा एक गुरु के रूप में ही जीना चाहिए। सीखते रहने के लिए पूरी उम्र हम सीख सकते हैं, लेकिन हमेशा व्यवहार अपना हमें एक मास्टर की तरह करना चाहिए, एक गुरु की तरह करना चाहिए, न कि एक शिष्य की तरह। नंबर 13 है ध्यान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में धन के आदान प्रदान को अस्वीकार करें। तो ध्यान सिखाने के लिए हम कोई भी धन का आदान प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि जो उसकी ऊर्जा है, जो उसकी प्योरिटी है, जो हम बातों को सहजता से और बिल्कुल सरलता से दूसरों के सामने रखते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो वहां अगर उस एनर्जी को हम पैसों के माध्यम से अगर हम बताते हैं, देते हैं, तो उसकी ऊर्जा और प्योरिटी कम हो जाती है। तो कभी भी ध्यान सिखाने के लिए या ध्यान जैसे कार्यक्रमों को चलाने के लिए हमें धन का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। हमारी संस्था पूरी तरह से निशुल्क ध्यान सबको कराती है, निशुल्क ध्यान सिखाती है। हमारे मास्टर्स इतने जगह जगह जूम पर सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, आज PSSM के इतने सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन ध्यान का हमारे यहाँ कोई आदान प्रदान नहीं है। नंबर 14 मूर्ति पूजा और जीवित गुरु की उपासना नहीं करनी चाहिए। जो ईश्वर है, जो परम सत्य है, वो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। संपूर्ण सृष्टि ही अपने आप में ईश्वर है, क्योंकि हम उसी ईश्वर की संतान हैं। हमारे अंदर भी वही ईश्वरी तत्व मौजूद है। बाहर की मूर्तियों की पूजा करने से अपेक्षा हमें अपने अंदर झांक कर अपने अंदर की आत्मा को आराम, सुख, शांति की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। जो बाहर है वही हम है, जो हम है वही बाहर है। इसलिए हमारे गुरु हमें मूर्ति पूजा और गुरु की उपासना, हमारे गुरु हमें कभी भी गुरु की अपनी उपासना नहीं करने देते, न अपने पांव छूने देते हैं। वो एज ए फ्रेंड हमारा ख्याल रखते हैं, एज ए फ्रेंड हमारे साथ अपना व्यवहार करते हैं। नंबर 15 अपनी समस्याओं का समाधान ध्यान के द्वारा स्वयं करना। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के द्वारा हम अपनी समस्याओं को, हमारा देखने का, समझने का नजरिया बदल जाता है, क्योंकि हमारे विचार, हमारे सोचने की शक्ति, हमारी वाणी, हमारी भावनाओं में एक संतुलन पैदा होता है। हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे किस कारण हैं। हमेशा हम दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन नहीं, हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, हमारे अपने ही कर्मों के फल हैं, हमारा अपना ही वो बोया हुआ बीज है। तो ये सब बातें समझने के बाद हम अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को आराम से उनका समाधान कर सकते हैं। नंबर 16 सामान्य पारिवारिक जीवन का आनंद लें, संन्यास नहीं लेना और कुछ भी त्याग नहीं करना है। ध्यान करने का अर्थ ये नहीं है कि अपने परिवार को, अपने समाज को छोड़कर हम ऊपर पहाड़ों पर जाके बैठे तपस्या करें, नहीं। हमें अपने सामाजिक जीवन, अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ अपना आध्यात्मिक जीवन बिताना है, आध्यात्मिक जीवन पर चलना है। तभी हम सही मायने में परिपूर्ण आत्मा बन सकते हैं। इसके लिए हमें बाहर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में बैठे अपने नियमित रूप से सारे कार्यों को पूरा करते हुए फिर उसके बाद हम अपने अध्यात्म की जर्नी करें। नंबर 17 हर शहर, गांव,
कस्बों में पिरामिड स्थापित करना, ध्यान केंद्र स्थापित करना, जिस तरह गांव गांव शहर शहर में मंदिर है, गिरजाघर है, गुरुद्वारे हैं, उसी प्रकार हर गांव हर शहर में हमें पिरामिड ध्यान केंद्र बनाना चाहिए, ताकि आसपास के व्यक्ति उनमें जाकर ध्यान कर सकें और पिरामिड ऊर्जा का 3 गुना लाभ उठा सकें। नंबर 18, सभी वरिष्ठ मास्टर्स को अपने ध्यान के अनुभव और अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक परिवर्तन अवश्य ही प्रकाशित कराना चाहिए। तो जब हम ये सारे जो सूत्र हैं इनको अपने जीवन में अपनाते हैं, इनके अनुसार हम अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, तो हमारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। हमारे दुनिया बदल जाती है, हमारे सोचने का ढंग, हमारे रहने का ढंग, हमारे बातों का ढंग सब तरह से पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वो जो ज्ञान हमें ध्यान के माध्यम से मिला है, जो ऊर्जा मिली है, जो सॉरी जो ध्यान के माध्यम से हमें विस्डम की प्राप्ति हो रही है, वो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। हमारी समस्याओं के समाधान होते हैं, हमारे विचारों में परिवर्तन होते हैं, हमारे शब्दों में परिवर्तन होता है, हम सभी लोगों के साथ आपस में सामंजस्यपूर्ण जीवन बिता सकते हैं। तो इस सूत्र को लेकर मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहूंगी, तो मैं आप सबको बेटर समझा पाऊंगी। जब मैं 10-12 सालों से मैं ध्यान से जुड़ी हूँ और धीरे धीरे करके इन सारे सूत्रों को मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया है, और मैं कभी कुछ लिखती नहीं थी, सिर्फ ध्यान के अनुभवों को लिखती थी, इसके अलावा कुछ भी मैं लिखती नहीं थी। एक दिन ध्यान के दौरान अचानक जब मैं ध्यान में बैठी थी, मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि मेरा घर एक झूला बन गया है, मैं उस झूले पर लेटी हुई हूँ और मेरे ऊपर ऊपर ब्रह्मांड से शब्दों की बौछार हो रही है। शब्द जैसे हवा में तैर रहे हैं, शब्द जैसे चारों ओर तैर रहे हैं, चारों तरफ शब्द ही शब्द बारिश की तरह टिप टिप करके शब्दों से पूरा भर गया मेरा घर। और उसके बाद जब मैं ध्यान से उठी तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगा आज मुझे पेन और पेपर लेके बैठना पड़ेगा। इसके पहले मुझे कभी इस तरह का अनुभव नहीं हुआ, और न ही मैं ज्यादा लिखती थी, कभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन ध्यान से उठने के बाद 5 मिनट भी मुझे नहीं लगा, मुझे कलम और कागज लेके बैठना पड़ा और मैंने लिखना शुरू किया। मुझे नहीं पता वो शब्द कहाँ से आए, मैं लिखती चली गई। मैंने 2 बड़ी बड़ी पोएम लिख डाली, और मैं आश्चर्यचकित थी अपने शब्दों को देखकर, अपने लिखे हुए सेंटेंसेस को देखकर कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये कैसे पैदा हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं, मेरा हाथ थम रहा है, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ इस तरह से। फिर मैंने अपने जो मेरे ध्यानी मित्र हैं, सोलमेट्स फ्रेंड्स हैं मेरे, उन सबको मैंने पोएम सुनाया। सबने कहा वाह ये तो अद्भुत है, बहुत सुंदर है। फिर मैंने हमारे गुरुजी सुभाष पत्रे जी को सुनाया, तो वे भी बहुत खुश हुए, बोले कि ध्यान के कारण ही आपका ये एक आपके जो भीतर की कला है वो निकल कर आई है, जबकि मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर मैं रोज लिखती गई, 25-30 कविताएं मैंने लिख ली। फिर मैंने सर से बात की, सर ये रोज मुझे कुछ, तो सर ने कहा कि अब आप अपने बारे में एक किताब लिखिए, क्योंकि अब आप पूरी तरह से एक परिपक्व मास्टर बन गए हैं, वरिष्ठ मास्टर बन गए हैं, अब आपको अपने बारे में एक किताब लिखनी है। सर ने कहा तो मैंने बहुत खुशी खुशी स्वीकार किया उसको, लेकिन अंदर में एक घबराहट थी, एक डर था, भय था, मैं कैसे लिख पाऊंगी, मैंने तो कभी कुछ भी नहीं लिखा, ये कुछ पोएम्स मेरी इन दिनों मैं लिख पाई हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में कैसे लिखूंगी, किताब में कैसे लिख पाऊंगी, बहुत दूर की बात थी। लेकिन फिर भी जो मेरा जो ध्यान
इतने दिनों की ध्यान की जो शक्ति थी उसके कारण मुझे बल मिला और मन के अंदर से एक आवाज आई कि नहीं, अगर सर ने कहा है किताब लिखने के लिए तो मैं जरूर लिख पाऊंगी, जरूर लिखूंगी। और मुझे हौसला मिला उस विचार से। फिर मैंने लिखने का फैसला किया। तो मुझे लग रहा था जैसे मेरे चारों तरफ जो कोहरे के बादल थे वे छट चुके हैं और एक सुनहरी धूप निकल चुकी है। उस धूप में नहाकर मुझे एहसास हुआ कि एक मेरे अंदर एक नई आत्मा का जन्म हुआ है, एक नई मंजू का जन्म हुआ है। मैं प्यार से भर गई और अपने भीतर की खिड़कियां दरवाजे सारे खोलकर मैंने लिखना शुरू किया। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैं क्या लिख रही हूँ और कैसे लिख रही हूँ, बस लिखती ही चली गई। मेरे हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और उस लिखने के दौरान मेरा पूरा जीवन मेरे सामने था, बचपन से लेकर अभी तक का समय। हर पल को मैं जी रही थी वापस, हर पल मेरे साथ था। और उस पल के दौरान मुझे अपनी की हुई गलतियों का भी एहसास हुआ। मेरे रिश्ते में जो भी ध्यान से पहले जो भी कड़वाहट थी, जहां भी मेरे झगड़े थे, टेंशन थे, क्रोध था, गुस्सा था, ग्लानि थी, जलन थी, ईर्ष्या थी, मैं बहुत अच्छी तरह उनको समझ पाई और सबको क्षमा करते हुए, सबसे क्षमा मांगते हुए मैं आगे बढ़ती चली गई। और मुझे लगा मैं पूरी तरह प्यार से भर गई हूँ। मेरे अंदर से जैसे प्यार का लावा बहने लगा, सब कुछ मुझे एक लगने लगा, पूरी प्रकृति, पूरा संसार, दुनिया के हर लोग। तो ये जो पुस्तक लिखने का अनुभव था मेरे लिए, यह अपने आप में अविस्मरणीय था। मेरे दोस्तों ने भी मेरी सहायता की। रिंकू जी ने मेरी बहुत मदद की, उसको बहुत हेल्प की, मेरी गाइड किया उन्होंने। और इस तरह से मैंने किताब लिखी और सर ने उस किताब को अपने हाथों से इनॉग्रेशन किया और कहा आपका जन्म अब पूरा हो गया है, आपके जो भी धरती पर काम थे अब आप आराम से ऊपर की ओर जा सकती हैं। तो ये मेरी किताब है, सर ने ही नाम दिया था मंजूवाणी। और इसके अंदर मेरी जीवनी है, मेरी कविताएं हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमने योगानंद की जीवनी पढ़ी, मास्टर रामा की पढ़ी, राधा स्वामी पढ़ी, ओशो के बारे में पढ़ा, रामथा के बारे में पढ़ा, उन सबको जाना, और अगर हम आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हैं तो उनसे बहुत सारी बातों को हम ग्रहण करते हैं, बहुत सारी बातों को लेते हैं। और इसी तरह एक एक बुद्ध तैयार होता है। तो अपनी किताबों को या अपने अनुभव, जो हमारी स्टोरी है, जरूरी नहीं है कि हम अध्यात्म से ही लिखें। जिस भी फील्ड में हम हैं, अपने बारे में, अपने विचार, अपनी भावनाएं हमें जरूर लिखनी चाहिए, ताकि वो जो और लोग हैं उनको पढ़कर उनको प्रेरणा मिल सके, वे भी अपने जीवन के। क्योंकि कई बार होता है कि हमें कोई पंक्ति, किसी किताब की कोई पंक्ति हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। हम सबने भी कभी कभी अनुभव किया होगा और बहुत बार इन चीजों को सुना भी है। मैंने खुद भी अनुभव किया है। तो जब हम लिखते हैं तो वो हमारी बातें दूसरों तक पहुंचती है। हम चले जाएंगे लेकिन हमारी किताब रहेगी, इतिहास में वो नाम रहेगी। और क्या पता कब कोई उसे पढ़कर एक और बुद्ध बन जाए। तो अपनी बातों को, अपने अनुभव को लिखना जरूर चाहिए। हम परफेक्शन में नहीं, परफेक्शनिस्ट नहीं है कि हम भय के कारण नहीं लिखते, भय के कारण नहीं बोलते कि हम सही बोल पाएंगे या सही लिख पाएंगे। लेकिन एक बार हमें इस पर ट्राई जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं इसे यहीं संपूर्ण करती हूँ। तो आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ें, उन्नति करें और जिस भी फील्ड में आप हैं अपने बारे में जरूर लिखें।
जब आप जिस दिन लिखेंगे आप उसको समझ पाएंगे, पूरी तरह से जुड़ पाएंगे, स्वयं को पहचान पाएंगे कि धरती पर हम किस लिए आए हैं, हमारा क्या प्रयोजन है आने का, क्यों हमने जन्म लिया है, क्या कर रहे हैं हम धरती पर, क्या जीवन है, क्या मृत्यु है। सभी चीज को हम समझ पाएंगे और जीवन हम बहुत सुंदर और एक आनंदपूर्ण जीवन बिता पाएंगे। हमारे आसपास का वातावरण, हमारा समाज, सुंदर समाज विकसित होगा। तो ध्यान जरूर करें, ध्यान के अनुभवों को लिखें, अपने अनुभव दूसरों के साथ शेयर करें, साझा करें। तो इसके साथ ही हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे अ, 15 मिनट के लिए। मंजू जी वो स्लाइड्स एक बार दिखा दे हाँ हाँ हाँ, ठीक है। एक आप ठीक। या। तो दोस्तों, कई मास्टरों ने राइटिंग के बारे में अपने अपने विचार लिखे हैं, तो कुछ कोटेशंस है, उन्हें हम पढ़ेंगे और समझेंगे। यस, सर फ्रांसिस बेकन ने कहा है, राइटिंग मेक्स परफेक्ट मैन। ऑल सीनियर all senior pyramid masters have to pen their meditational and spiritual experiences and publish them as a rule. The purpose of a writer is to keep civilization from destroying itself. I write to discover what I know. Writers live twice. बिल्कुल सही है, मैंने भी जब लिखा अपने जीवन को पूरी तरह से दोबारा जिया, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा पूरा जीवन मेरी आंखों के सामने घूम गया, मेरे छोटे छोटे पल जिन्हें मैं भूल चुकी थी वे भी। तो इस तरह से हम अपने जीवन को दोबारा जीते हैं और अपने आप को सही तरह से समझ पाते हैं। A book is made from a tree. It is an assemblage of flat, flexible parts, imprinted with dark, pigmented squiggles. Once glance at it and you hear the voice of another person, perhaps someone dead for thousands of years across the millennia. The author is speaking clearly and silently inside your head, directly to you. Writing is perhaps the greatest of human inventions, binding together people, citizens of distant epochs who never knew one another. Books break the shackles of time, prove that humans can work magic. कितना सुंदर वर्ड है ये। पूरी परिभाषा हम समझ पाते हैं कि किस तरह से राइटिंग काम करती है, दुनिया के इस कोने से उस कोने से लोगों को जोड़ती है। अगर किसी देश के राइटर की किताब हम पढ़ते हैं तो वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की सभ्यता के बारे में, वहाँ की मानसिकता के बारे में हम पढ़ समझ पाते हैं, जान पाते हैं। एंड टाइमलाइंस में हिस्ट्री की बुक्स में हिस्ट्री भी हम पढ़ते हैं तो कितना मीन्स हम वही है ना, टाइमलाइंस में भी कनेक्ट कर बिल्कुल। पाते हैं काफी। जैसे हाँ। आज इजिप्ट है, अगर इजिप्ट की हम पढ़ते हैं, हमारे रामायण है, महाभारत है, हम्म। तो उस टाइमलाइन में किस तरह की सभ्यता थी, किस तरह से लोग अपनी जीवन शैली को जीते थे। बिल्कुल। और यस मंजू जी आप। हाँ, the scariest moment is always just before you start. कितना सुंदर सेंटेंस है। ठीक है रिंकू, फिर हम लोग 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठते हैं। हाँ ठीक, यस। 6:20 हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग एक छोटा सा ध्यान करेंगे। सभी अपने चश्मे उतार लें। अपने हाथों की अंगुलियां एक दूसरे में फंसाते हुए बिल्कुल आराम से अपनी गोदी में रख लें।
अपनी आंखें कोमलता से बंद करते हुए सुखासन में बैठते हुए अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स कर लें और अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। अपनी आती हुई सांसें और अपनी जाती हुई सांसों के साथ। सांसें ही हमारी सच्ची मित्र है, सांसें ही हमारी सच्ची गुरु है। हमें कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। पूरा ब्रह्मांड हमारे खुद के अंदर है। हर समस्या का समाधान हमारे ही अंदर है। खुद को पहचाने, स्वयं के अंदर डूब जाएं। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। अविराम चलती हुई अपनी सांसों से जुड़ जाएं। पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। मन में विचारों का आना जाना चलता रहेगा। अपना ध्यान अपनी सांसों पर, सांसों के साथ साथ अपने अंदर गहरे में उतरते चले जाएं। अपनी सांसों के साक्षी बने।
और 30 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपने दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी हथेली अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। अपना समय लेते हुए बिल्कुल आराम से अपनी आंखें खोल सकते हैं फ्रेंड्स। ध्यान के लिए जोरदार तालियां। अगर आप लोग कोई शेयर करना चाहते हैं कुछ। थैंक यू मंजू जी, बहुत डीप ध्यान था, बहुत थैंक यू अच्छा रिंकू। था ध्यान, बहुत डीप था। फ्रेंड्स, आपको अगर कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है, अभी तक के हमारे जो 18 आदर्श सूत्र हमने जो डिस्कस किए आप लोगों के साथ, ये एक मास्टर बनने की पूरी प्रक्रिया है। इन 18 आदर्श सूत्रों को जब हम अपने जीवन में आचरण में लाते हैं तो हम पूर्ण रूप से एक परिपक्व मास्टर के रूप में खड़े हो पाते हैं। इसके लिए हमें हर एक प्रिंसिपल को लेकर, हर एक आदर्श सूत्र के ऊपर अभ्यास करना पड़ता है दोस्तों। जैसे ध्यान का निरंतर अभ्यास, स्वाध्याय का निरंतर अभ्यास, पुस्तकें पढ़ने का निरंतर अभ्यास, सही पुस्तकें। ये जब हम अभ्यास करते हैं, मौन में रहने का अभ्यास, पूर्णिमा ध्यान करने का अभ्यास, पिरामिड ऊर्जा से लाभ, पिरामिड ऊर्जा जो इतनी पावरफुल ऊर्जा है, उसको हमारे जीवन में हम यूज करके, उसे यूटिलाइज करके हम अपने जीवन को और प्रगति को, उन्नति को और तेज कर देते हैं, गति देते हैं उसको। जिस तरह से एक हवाई जहाज और जेट के दोनों के स्पीड में बहुत फर्क है, उसी तरह से जब हम पिरामिड में ध्यान करते हैं तो जेट की स्पीड की तरह हमारी जीवन की भी उन्नति होती है दोस्तों। तो इन सब प्रिंसिपल्स को जब हम शाकाहार जीवन व्यतीत करना, इन सब प्रिंसिपल्स को जब हम अपने जीवन में आचरण में लाते हैं, जितने भी पिरामिड मास्टर्स हैं उन्होंने इन 18 आदर्श सूत्रों को अपने जीवन में अमल किया, अभ्यास किया,
अपने आचरण में उतारा उन्होंने, तभी आज एक वो परिपक्व मास्टर के रूप में खड़े हैं और पूरे विश्व में प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं घूम घूम कर, जिस तरह से हमारे फाउंडर ब्रह्म ऋषि पत्री जी करते हैं दोस्तों। तो इसी से रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है या कुछ भी शेयरिंग है तो आप लोग जरूर बेझिझक आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपने सभी संकोच को आप लोग दूर करके सामने आकर अपनी शेयरिंग कर सकते हैं दोस्तों। और हम सब भी यही आशा रखते हैं कि आप भी इन सूत्रों को, ये सूत्र सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सूत्र नहीं है कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के सूत्र है, ये सूत्र हर एक उन ध्यानी के लिए है, उन योगियों के लिए है जो एक परिपक्व मास्टर के रूप में समाज में खड़े होना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये जो सूत्र हैं ये हर एक मास्टर के लिए है, हर एक के लिए, हर जो ध्यानी है, हर जो योगी है, सबके लिए है। सिर्फ हम पिरामिड मास्टर्स ही इसको यूज करें ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों, ये सबके लिए ओपन है। ये हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक मूवमेंट है जो पूरे विश्व में ध्यान की एक क्रांति लेकर आया है। ध्यान की, शाकाहार की क्रांति, पिरामिड ऊर्जा की क्रांति, कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हर एक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसी सिर्फ एक सीमित व्यक्ति के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभान्वित हो, इसीलिए इन 18 सूत्रों को हम पूरे विश्व भर में सारे पिरामिड मास्टर्स प्रचार प्रसार कर रहे हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज अगले 2 दिन हमारे और है, तो ये सरप्राइज है, मैं आप लोगों के सामने सरप्राइज नहीं खोलना चाहती। 2 दिन, आखिरी दिन और भी सरप्राइजेस से भरे हुए हैं। अगर आप लोग कुछ शेयरिंग करना चाहते हो तो अब प्लीज आप लोग अनम्यूट करके अपने आप को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। जैसे कि हमने आज के जो हमारा प्रिंसिपल था 18वां आदर्श सूत्र, वो हमारे एक्सप्रेशन के ऊपर ही है कि हम किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस हमें करना चाहिए। बहुत जरूरी है अपने आप को एक्सप्रेस करना, चाहे वो किसी भी तरह हो, बोल कर हो, लिख कर हो, हमें अपने आप को व्यक्त करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मंजू जी आज का सेशन हाँ, फिर हम यहीं पर एंड